अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके एक मरतबा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक आप इन नोट्स को पढ़ नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाता है, आप इस वीडियो को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। अपने नए आने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर दें व्यूअर्स। इससे पहले हमने तमाम टेंसेस को वन बाय वन सेपरेट वीडियोस के अंदर एग्जांपल्स की मदद से बड़ी डिटेल के अंदर कॉम्प्रहेंसिवली स्टडी किया है। अब हम उन तमाम टेंसेस को जो है कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, यानी एक ही वीडियो के अंदर हम तमाम टेंसेस को, उनके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एक जनरल सी बात है कि जब आप चीज़ों को कंपेयर करके स्टडी करते हैं उनकी समझ भी बेहतर आती है, यानी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होते हैं, आप भूलते नहीं हैं, क्योंकि मिलती जुलती स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जब आप अगले टेंस पे जा रहे हैं, पीछे वाला भूल रहा है, नए लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, या आगे वाला आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन जब सब टेंसेस की स्ट्रक्चर्स आपके सामने एक स्लाइड की शक्ल में मौजूद हैं तो उनको फिर आपकी कंफ्यूजन भी नहीं होगी, आप उनको भूलेंगे भी नहीं, और वो देर बाद फिर आपको याद भी रहेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये शुरू वाले प्रॉब्लम्स हैं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हैं वो आपको आपके लिए ठीक होती जाती हैं। लेकिन मेहनत शर्त है, प्रैक्टिस शर्त है। टेंसेस बहुत अहम है, टेंसेस आपको नहीं आएंगे तो आप नहीं ठीक तरह से लिख सकते, ना आप समझ सकते हैं चीज़ों को जी। तो अब इसमें ये जो हमारी कंपैरिजन वाली वीडियोज़ हैं, इनका थोड़ा सा फॉर्मेट मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे ये जो वीडियो में कंपैरिजन दो तरह का होगा। पहली तो बात ये है, एक स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन होगा, एक टेंस वाइज कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन की वीडियोस चल रही हैं, ये टोटल आपकी 6 वीडियो हैं। इस वीडियो के अंदर आप जस्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पर्सन वाइज जो है हम वीडियोस बनाएंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो आई को लेके हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से वीडियो को देखेंगे। फिर वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, उसको लेके हम करेंगे। फिर यू जो है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हो सेकंड हो तो स्ट्रक्चर सेम ही रहती है, तो उसकी एक वीडियो बनाएंगे यू के ऊपर। और इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर ही शीट या कोई सिंगुलर नाउन है उस पर एक वीडियो हो जाएगी। थर्ड पर्सन प्लूरल के ऊपर एक वीडियो हो जाएगी एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से। तो ये स्ट्रक्चर वाइज जो है कंपैरिजन, इसकी 6 वीडियोस हैं। 5 वीडियोस फिर हम टेंस वाइज की बनाएंगे, उसमें भी इसी तरह ही है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये टोटल 11 वीडियोस है, 1 ये है और 10 जो है इसके बाद में है। और इन तमाम वीडियोस को इकट्ठा करके कंबाइंड फॉर्म में जो प्ले लिस्ट है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली, उसके अंदर भी रख दिया गया है, ताकि अगर आप इकट्ठा देखना चाहते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाए। चलें तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। आपको पता है जी 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इधर आपके 3 टेंसेज हैं जी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। हर टेंस की 4 हालतें होती हैं, डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये सारी हालतें आपके सामने बता दी गई हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर जो जनरली टेंस के लिहाज से जो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। टेंसेस के लिहाज से क्या चीज़ बदल रही होती है? सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो नाउन ही होता है। तो नाउन की तो कोई फॉर्म्स नहीं होती, फॉर्म्स होती है हेल्पिंग वर्ब की या वर्ब की। तो टेंस के बदलने से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स चेंज कर होती हैं, और हमने उन्हीं को याद करना है, उन्हीं को स्टडी करना है। तो उसमें अब इसके अलावा सेंस फॉर है, टाइम रेफरेंस भी टाइम के अंदर होता है टेंसेस के अंदर या सेंटेंस के अंदर। तो ये मैंने कॉलम वाइज इसको बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एस फॉर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, सिंस होगा या फॉर होगा, और टाइम रेफरेंस होगा। वैसे तो प्रीपोजिशन वगैरह भी चीज़ें होती हैं और भी सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन टेंस के लिहाज से आपको इन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है मेनली। और ये जो रेड क्रॉस है, इसका मतलब है ये इस टेंस की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं होगी। ग्रीन जो टिक है, इसका मतलब है ये चीज़ उसके अंदर शामिल होगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने वैसे लिख दी हैं जी। हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, पॉजिटिव फॉर्म की। तो उसमें यही है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, वर्ब का इसके फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। कब? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, वैसे जस्ट फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी। और अगर तो आपका जो वर्ब है उसके आखिर में ई आ रहा है तो फिर आप एस ऐड करेंगे, अगर ई नहीं है तो फिर ई एस ऐड करेंगे, यानी डबल ई तो नहीं करना ना, तो यानी पहले ई है तो फिर एस लगा देंगे कि एस होगा या ई एस होगा जब आपका सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद आ गया जी आपका ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोस्टली होता है। कब नहीं होता? जब आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है, यानी वो बगैर ऑब्जेक्ट के मीनिंग कंप्लीट हो रहा है आपका। तो नॉर्मली आप यही कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट है। सिंस फॉर या टाइम रेफरेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा। कंटीन्यूअस के अंदर सारी चीज़ें वैसी होंगी जैसे ऊपर वाले टेंस में है। फ़र्क क्या आ रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, वो क्या होगा? इज होगा, एम होगा या आर होगा। इज किसके साथ है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज यूज होता है। ही, शी, इट कोई सिंगुलर नाउन। एम जस्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिर्फ आई के साथ यूज होगा। और आर जो है इज और एम, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो इज है, बाकी तमाम तरह के सब्जेक्ट्स के साथ आर यूज होगा। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है। फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, साथ आप आईएनजी यूज करेंगे वर्ब की जो फॉर्म है। इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। परफेक्ट टेंस की जो है प्रेजेंट परफेक्ट की, उसकी स्ट्रक्चर भी ऊपर की तरह है। फर्क कहाँ पे आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज होगा या हैव होगा। और इसका सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज है, अगर प्लूरल है तो हैव है। और इसमें वही आप कह सकते हैं कि जो आपका है इज एम, सॉरी, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट या कोई नाउन है उसके साथ हैज है, बाकी सबके साथ हैव यूज हो रहा है। और वर्ब की आपकी जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म यूज होगी, या जिसे आप कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और सॉरी नहीं, थर्ड फॉर्म ही कहेंगे आप इसको। तो थर्ड फॉर्म जो है आपकी ये यूज होगी। उसके बाद आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें टाइम का आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जिस वक्त आप किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, किसी काम का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त वो काम जारी है और साथ में आपने किसी ऐसे पॉइंट का जिक्र करना है जहाँ पे काम शुरू हुआ था, और जहाँ से काम शुरू हुआ था उस पॉइंट को रिफर करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस आपने तब यूज़ करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है, जो स्टार्टिंग टाइम है वो आपको एग्जैक्ट पता है, जैसे 3 बजे, 4 बजे, सुबह से, शाम से, 2013 से एग्जैक्ट पता है तो सिंस है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, जस्ट ड्यूरेशन का कंसेप्ट है, 2 घंटे से है, 4 सालों से है, 10 सालों से है, ठीक है, 15 मिनट से है, लेकिन वो 15 मिनट कौन से हैं, 2 साल कौन से हैं, ये आपको नहीं पता, तो फिर पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट यानी उसके लिए आप फॉर यूज़ करेंगे स्टार्टिंग टाइम को जो है वो रिफ़र करने के लिए। बाकी स्ट्रक्चर सारा वैसे का वैसा ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा इसमें वर्ब, और इसमें हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो हैज़ बीन है, बाकी सबके साथ हैव बीन आ रहा है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अच्छा जी, इसी तरह ऑब्जेक्ट है टाइम, यानी आपका जब आप जिक्र कर रहे हैं किसी एक्शन का उस वक्त कॉन्टिन्यूस है, लेकिन साथ में आपने ये भी बताना है कि ये कब से जारी है। तो कब से जारी है वो आपका क्या है? वो टाइम रेफरेंस है, उसके लिए आप जो है रिफर करने के लिए सिंस या फॉर यूज करेंगे, और जब से जारी है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है या वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूज कर गया हूँ, या फॉर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बेस फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है, उसके बाद पास्ट फॉर्म होती है, फिर पास्ट पार्टिसिपल है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल आप इसको कह सकते हैं। फोर्थ फॉर्म को आप आईएनजी भी कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, या फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें जनाब प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह वैसे ही है, सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, बाकी चीज़ें आप देख लें सेम है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म है, और इसमें एस या ई एस वाला कोई चक्कर नहीं, सिंपल जस्ट सेकंड फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है? सेम टू सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली स्ट्रक्चर है। फ़र्क क्या है? वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, यहाँ पे क्या है? वाज एंड वर है। वाज होगा सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो चाहे जो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बाकी सबके साथ वर ही यूज होगा। तो आप बाकी देख लें, कंपैरिजन का यही फायदा होता है ना। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस को देखें, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे वाज वर है जी। नेक्स्ट आ जाए परफेक्ट में। परफेक्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर है वो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर से बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ पे हैज हैव था, यहाँ पे है हैड। हैज हैव मौजूदा ज़माने को इज़हार करता है, हैड जो है वो पास्ट को इज़हार करता है, यानी कि जो आप एक्शन कंप्लीट हुआ है वो पास्ट में, माजी में कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला है, सिर्फ आपका यहाँ पे
हैड यूज़ होगा हैज़ हैव की जगह, और इसमें आसानी भी है। वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता था कि हैज़ करना है या हैव करना है, यहाँ पे सिंपली आपने हैड ही यूज़ करना है। आगे आ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेम वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाली है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे हैज़ बिन और हैव बिन था, यहाँ पे हैड बिन है। जैसे ऊपर हैव और हैज़ था तो नीचे हैड आ गया, इसी तरह ऊपर हैज़ बिन और हैव बिन है तो यहाँ पे हैड बिन आ गया। प्रेजेंट में था कि जब आप बात कर रहे हैं किसी कॉन्टिन्यूस सेक्शन की, जब आप जिक्र कर रहे हैं उस वक्त जारी है और वो पीछे उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पीछे है, रिसेंट पास्ट में कह लें या प्रेजेंट के अंदर ही थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब पास्ट के अंदर ये है कि जिस टाइम दो पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम वो है जिसको आप मेंशन कर रहे हैं कि जब काम जारी था, यानी जिसको आपने रिफर किया काम जारी था। एक वो है जहां से काम शुरू हुआ था, यानी काम ख़त्म कब हो रहा है इसका आपको नहीं पता, पर दो पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट के अंदर ये दोनों। एक पॉइंट वो है पास्ट के अंदर जहाँ पे काम शुरू हुआ था, और एक पॉइंट पास्ट का वो है जहाँ पे आप जिक्र कर रहे हैं कि ये जनाब काम जो है वो कब से शुरू हुआ था, यानी उस पॉइंट के ऊपर वो जारी था। फिर समझें कि पास्ट के अंदर आपने दो पॉइंट ऑफ टाइम लेने हैं, एक पॉइंट के ऊपर काम शुरू हुआ है और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम वो है जहाँ पे आप जिसको मेंशन कर रहे हैं कि उस वक्त काम जारी था। अब शुरू कहाँ से हो वो पीछे होगा, तो दोनों पॉइंट जो हैं आपके टाइम के वो होंगे पास्ट के अंदर, और रिफर करने के लिए डेफिनेटली आप सिंस या फॉर ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जो है, बाकी सारी स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की थी, इसी तरह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की थी, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बेसिक जो इसकी वीडियोस हैं जो सेपरेट एक एक टेंस की दी हुई हैं उनको सीखें, या आगे एग्जांपल्स की मदद से जब हम वीडियोस को बताएंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना आपने जी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा फ्यूचर टेंस। उसमें इंडेफिनेट में आपकी सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ऊपर वाले इंडेफिनेट टेंस की तरह है, लेकिन यहाँ पे एस और एस वाला चक्कर कोई नहीं है एक तो, दूसरी बात यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, शेल आ रहा है या विल आ रहा है। अब आई वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। वैसे आजकल आई वी के साथ भी विल ही आ रहा है, या जब आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं या डिटर्मिनेशन को शो करना चाह रहे हैं तो फिर भी आप विल ही लगाएंगे। विल का वैसे सिंपल जनरल मीनिंग भी यही होता है कि ख्वाहिश होती है या इरादा होता है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, शेल होगा या विल होगा, फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें आपका होगा ऑब्जेक्ट। टाइम का रेफरेंस नहीं है, सिंस फॉर वगैरह ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस टेंस की जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऊपर वाले कॉन्टिन्यूस जो दो प्रेजेंट और पास्ट हैं उनकी तरह है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी होगा। आई बी या तो शैल बी, बाकी के सबके साथ विल बी, और नॉर्मली आप विल बी ही यूज़ करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर इसकी ऊपर वाले जो कॉन्टिन्यूस आपको दो बताएंगे उनकी तरह ही है। आगे आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इसमें भी इसी तरह ही है जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट था, फ्यूचर परफेक्ट भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें आप पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कि यार इतने बजे तक ये काम जो है ना मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही है, यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। ऊपर सारी स्ट्रक्चर वैसे ही है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, लेकिन फ़र्क यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का आ रहा है। ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क था, वहाँ पे परफेक्ट में हैज़ हैव था, पास्ट में हैड था, यहाँ पे विल हैव या शेल हैव होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन करना क्यों ज़रूरी है। कंपेयर करते हैं आप जब तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। उसके बाद आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें भी ऊपर की ही तरह जो कॉन्टिन्यूस की दो स्ट्रक्चर बताई हैं वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तो ये है कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था हैज़ बिन या हैव बिन, पास्ट में था हैड बिन, यहाँ पे होगा विल हैव बिन। विल हैव बिन जो है इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। फॉर्म आपकी फोर्थ ही होगी, और यहाँ पे आपका बिल्कुल इसी तरह सब्जेक्ट है, सिंस फॉर है, और सिंस फॉर में वही पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होगा। लेकिन इसमें भी जैसे पास्ट में मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट ऑफ टाइम होंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम वो जहाँ पे आप जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त स्टेटस क्या था फंक्शन का, उस वक्त जारी था और शुरू कब से हुआ। इसी तरह फ्यूचर में भी यही है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने अज्यूम कर लेना है कि आपने अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया फ्यूचर के अंदर, आप फ्यूचर में जाके खड़े हो गए हैं और आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो एक पॉइंट वो है जहाँ पे आप फ्यूचर में खड़े हैं, वहाँ पे काम का स्टेटस क्या है, काम जारी है। एक पॉइंट वो है जहाँ से काम शुरू हुआ था, अब वो शुरू जो हुआ था वो पीछे है। मतलब फ्यूचर का एक पॉइंट है जहाँ पे काम जारी है, वहाँ पे स्टेटस ये है कि काम जारी है। अब शुरू कहाँ से हुआ था,
शुरू होने के लिए वो पिछला पॉइंट है, जिसके लिए आप सिंस या फॉर यूज़ करेंगे। अब जो पिछला पॉइंट है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, और वो जो है पास्ट में भी हो सकता है। यानी फ्यूचर के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम ये है जहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं कि उस वक्त जो एक्शन हो रहा है उसका स्टेटस क्या होगा, स्टेटस वो जारी होगा, ठीक है। और वो शुरू कब हुआ होगा, वो शुरू फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो दो पॉइंट ऑफ टाइम आपके फ्यूचर के लिए भी आ गए। पास्ट में ऐसा नहीं था, पास्ट में एग्जैक्ट आपको पता था कि जो स्टार्टिंग टाइम भी पास्ट का ही है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम किसी भी टेंस में हो सकता है, और एक पॉइंट फ्यूचर में होगा जहाँ पे आप स्टेटस बताएंगे कि फंक्शन जारी है। और फिर उसके बाद अब इसका मतलब है दो आपके टाइम्स आ गए हैं फ्यूचर के अंदर, तो दोनों को आपको रिफर करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन है उसके लिए सिंस फॉर यूज करेंगे, और जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी जहाँ पे आप एक्शन आपका चल रहा होगा, जिसपे आप स्टेटस बता रहे हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल होगी फंक्शन की, तो उसके लिए सिंपल कुछ सिंस फॉर या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने टाइम को जो है वो मेंशन कर देना कि इतने बजे इस वक्त पे या इस हालत में या इस जगह ये काम ऐसे जो है हो रहा होगा। अब फंक्शन स्टार्ट कब हुआ है ये तो आपको पता होगा, लेकिन ख़त्म कब होना है इसका कोई पता नहीं। जस्ट आपने एक टाइम मेंशन करना है, एक पॉइंट मेंशन करना है फ्यूचर में, वहाँ पे फंक्शन जो है वो जारी होगा। तो इसी तरह ये अब आपका सब्जेक्ट है, विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ऑब्जेक्ट होगा सिंस फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक तो स्ट्रक्चर ऊपर वाले कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए आप यूज करेंगे सिंस या फॉर। उसके बाद एक चीज और है, वो क्या है, टाइम रेफरेंस टू फ्यूचर। मैंने जैसे आपको बताया कि फ्यूचर का वो पॉइंट जहाँ पे आप स्टेटस बता रहे हैं एक्शन का, आपने उसको रिफर करना है। उसको रिफर करने के लिए जस्ट आपने सिंपली टाइम को मेंशन करना है। अब वो टाइम जो है वो सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, और वो ऑब्जेक्ट से बाद भी, ऑब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया बिफोर एस या आफ्टर एस, एस फॉर सब्जेक्ट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। जैसे हम स्टार्ट ही टाइम से करते हैं बात, कि 5 बजे जी ये वाला काम जो है ना उस वक्त जारी होगा, तो अब हमने सब्जेक्ट से पहले फ्यूचर टाइम रेफरेंस जो है वो रख लिए, या ऑब्जेक्ट के बाद जो है आप रख लेते हैं। वो जब हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस अगली वीडियो में पढ़ेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी, पीछे जाएंगे तो तब भी, जब सेपरेट वीडियोस के अंदर आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया है तो वहाँ पे भी आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन ये आपका हो गया पॉजिटिव या बेसिक स्ट्रक्चर है, कंपेयर करके मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने हैं। बेसिकली बनाने क्या है, वो हमने बेसिक स्ट्रक्चर से ही ड्राइव करने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया है तो बाकी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता दूंगा, यूनिवर्सल फार्मूला, तमाम टेंसेस पे लागू होगा और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वगैरह सेंटेंसेस जो ड्राइव करना। जी तो जी हमने जब बेसिक जो आपका सेंटेंस है उससे हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट जो है सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर लागू नहीं होता। इसकी एक्सेप्शन है, बाकी तमाम 10 टेंसेस के ऊपर वो लागू होता है। वो फार्मूला ये है कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके अंदर नॉट ऐड करना है। अब नॉट की पोजीशन क्या होगी सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। वो एक ही बार आप समझ लें वो फार्मूला कि आपने नॉट को ऐड कहाँ पे करना है, दोबारा आपसे गलती नहीं होगी। नॉट को आपने ऐड करना है जी अगर तो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद, इमीडिएट टू सब्जेक्ट। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो इमीडिएट टू हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के फौरन बाद, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर भी मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या 2 वर्ड्स हैं, तो उसमें आपने पहले जो आपका वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड, उसको आपने हेल्पिंग वर्ड कंसीडर करना है जब आपने नेगेटिव बनाना है। यानी पहले वर्ड के बाद आप नॉट लगाएंगे। सारे हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 वर्ड्स के बाद नॉट लगाएंगे गलत हो जाएगा। पहले वर्ड को लेना है आपने नेगेटिव बनाते हुए, तो जनाब आपसे गलती नहीं होगी। बाकी स्ट्रक्चर आपने वैसे का वैसा रखना है, उसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आ गया आपका जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी आपने क्या करना है, उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो उठा के ले जाना है सब्जेक्ट से पहले, और एंड पे आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर समझें कि आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और एंड पे आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। अब इसमें भी यही है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड जो है उसको मूव करना है, बाकियों को नहीं छेड़ना। ठीक हो गया।
आपकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। ये ना हो कि वर्ड 2 है, हेल्पिंग वर्ब या 3 है तो आप सारा उठा के पीछे ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह अब आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो ये जैसे आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की आपने स्ट्रक्चर बनाई है, इनको आप इकट्ठा कर लें। यानी आपने नेगेटिव बनाना है तो आप नॉट कहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट जो है अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो पहले वर्ड के फौरन बाद। जी नॉट की पोजीशन आपकी आ गई। अब आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के अगर है तो वो सब्जेक्ट से पहले ले जाना और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। यानी अब उसमें नॉट भी है और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो भी सब्जेक्ट से पहले चला गया है। हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो पहले वर्ड को उठाना है, बाकियों को नहीं छेड़ना। और नॉट की पोजीशन भी सेंटेंस में इस तरह से लगानी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपका सेंटेंस के अंदर वो होता, वो वाला पहला वर्ड जिसको उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले लेके कर गए हैं, तो उसी के बाद नॉट होगा। बाकी के जो पार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब के वो नॉट के बाद में आएंगे। ये बात कर रहे हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। जी अब हम यही फार्मूला जी ये याद रख लें, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी इन 3 तरह के सेंटेंसेस को बनाने की। अब हम बात करते हैं जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट की। जी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म है और अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस का इजाफा होगा। जी तो अब इसी तरह फिर इसकी दो तरह से स्ट्रक्चर बनेगी नेगेटिव सेंटेंस में। अगर तो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसकी स्ट्रक्चर और है, बाकी तमाम पर्सन के लिए स्ट्रक्चर और है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है यानी जब आपने एस या ई एस नहीं लगाना तो सिंपल ये है कि सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट तो यूज करना है, लेकिन नॉट के साथ आपने डू भी लगा देना है। डू वैसे भी वर्ब होता है करना, ठीक है, आम वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो नॉट तो आप वैसे ही उसी फार्मूले के तहत सब्जेक्ट के बाद में यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपने क्या करना है, आपने डू भी लगाना है। ठीक हो गया। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर आप डू नॉट नहीं करेंगे, आप लगा देंगे डज नॉट। अब हुआ ये है कि जो एस या ई एस हम लगा रहे थे ना फर्स्ट फॉर्म के साथ, अब वही एस या ई एस हमने डू के साथ लगा दिया और उसको डज बना दिया। अच्छा अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि डज नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टूडेंट फिर एस या ई एस लगा रहे होते हैं, ये ब्लंडर होता है। लेकिन जब आपके सेंटेंस में डज नॉट आ गया है ना तो फिर आपने वर्ब की फॉर्म के साथ फिर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, वो सिंपल आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और बाकी वैसे ही है, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर इसको रिपीट कर रहा हूं मैं कि आपका अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो नेगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद डू नॉट यूज कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब कुछ सिंगुलर नाउन है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका डज नॉट होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी होगी, फिर उसके साथ आपने एस या ई एस नहीं लगाना। अब उसमें बाकी ये आपको समझ आ गया है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वैसे ही है। इसमें हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे डू को, ठीक है, जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना है, और जब थर्ड पर्सन होगा तो डू के बजाय हम सब्जेक्ट से पहले डज लिखेंगे। और इसी तरह ही जब आपका डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस नहीं लगाना। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब तो अब इसमें है नहीं, तो फिर आपने अब जब उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कौन सी चीज आप सब्जेक्ट से पहले लेकर जाएंगे, जो कि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। तो अब यहाँ देखें ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, डू या डज को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट से। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज है, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जब डज आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या एस नहीं लगाना। इसी तरह इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसमें भी स्ट्रक्चर यही है कि डू हो गया, डज होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट होगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसी है। अब हम बात करें डेफिनेट में, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें ये है कि आपने वो डू डज वाला चक्कर नहीं है, ये काम इजी है कि यहाँ पे नॉट तो आपने ऐड करना है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिड नॉट करेंगे, डू नॉट नहीं करेंगे, डिड नॉट करेंगे। एक इसमें चेंज आएगा कि जब आपका जो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट, उसको आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लें, चाहे इंट्रोगेटिव कर लें, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लें, तो फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करनी, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। तो इसमें यही चीज ध्यान में रखने वाली है। फिर उसको समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पास्ट इंडेफिनेट के जो है टेंस जो है उसका पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज होती है, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। लेकिन जब आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो है उसको हम नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो जो वर्ब की फॉर्म है वो फिर पहले यूज करते हैं, सेकंड नहीं आपने यूज करनी। तो बाकी फार्मूला वही है
कि आपने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा दिया तो ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। अब हमने सॉरी नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर जाना होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो फिर क्या करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट से पहले हम डिड यूज़ करेंगे, जैसे हम ऊपर में डज या डू यूज़ करते थे। तो ये डिड जी आपका पहले आ गया, बाकी सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इकट्ठा कर देना है वैसे ही कि सब्जेक्ट से पहले डिड है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जी मैंने आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला आपसे बता दिया है आपको कि आपने नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की एक्सेप्शन है, वो भी मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दी है। अब इन चीज़ों को जहन में रखें तो ये तीनों तरह के जो सेंटेंसेज हैं बेसिक के बाद वो ड्राइव करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम मेरा ख्याल है अब नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये आपके नोट्स होते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ये स्लाइड का आपको समझा दूँ, ताकि जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये डॉट्स मैंने बनाए हुए, इसका मतलब है एज इट इज़, जो चेंज है वो मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। जैसे मसलन यहाँ पे देखें, अब ये सेंटेंस है, इसमें ये डॉट है, इसका मतलब है इज आम जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें इज आम एम आर से पहले की जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ है। अब इज एम आर से पहले अमूमन सब्जेक्ट ही है, यानी जो स्टार्ट वाले डॉट्स हैं ये सब्जेक्ट को ही मेंशन कर रहे हैं अमूमन, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इज एम आर है वो वैसे ही आ गया, इसके बाद नॉट है वो चेंज है वो मैंने लिख दिया, उसके बाद फिर डॉट्स आ गए, इसका मतलब है बाकी स्ट्रक्चर इज एम आर के बाद नॉट आएगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है, ठीक है। ये सब में ऐसे ही है। जैसे यहाँ पे देख लें, अब विल हैव है, शेल हैव है, थर्ड फॉर्म है, तो ये विल हैव शेल हैव से विल और शेल से पहले डॉट्स हैं, इसका मतलब है इससे पहले जो चीज़ थी वो एज इट इज है, इससे पहले क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एज इट इज आ गया, विल है फिर शेल है, ठीक है, उसके बाद नॉट आ गया है, इसका मतलब ये चेंज आ रहा है, विल और शेल उसके बाद नॉट है, और फिर आपका हैव है, हैव के बाद फिर डॉट्स आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी का स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं है। चेंज अब इसमें क्या है कि विल और शेल के बाद आपने नॉट लगा दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। डॉट्स डालने का मकसद ये है, यहाँ पे जगह को सेव किया गया ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके, तो जो चेंज था सिर्फ उसी को मेंशन किया, फार्मूला भी वैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो उम्मीद है कि अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको तमाम जो टेंसेज हैं उसकी स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी, उसके कंपैरिजन की समझ आ गई होगी, और काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए लेक्चर, और जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी हो गया होगा, और उसकी आपको अब ये अच्छी तरह से आपकी तमाम कन्फ्यूजन एंड एम्बिग्विटीज़ जो हैं वो दूर भी हो चुकी होंगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।